नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। मोदी का मिशन लाइफ, जिसमें वो कहते हैं कि आपकी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। वो जिंदगी को जीने का मंत्र दे रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि कार्बन का उत्सर्जन बंद होना चाहिए। उनका एक उदाहरण भी है। वो कहते हैं कि जब से हमने एलईडी बल्ब का प्रयोग कराया 100 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन बंद हुआ है। इसी तरीके से वो और भी सुझाव देते हैं। जैसे वो कहते हैं कि कपड़े के थैले इस्तेमाल कीजिए, गाड़ी को बंद रखिए। ये नहीं कि आप जाम में हैं, ट्रैफिक में हैं, आप गाड़ी को खोले हुए हैं, बंद कर दीजिए। तीसरी बात वो कहते हैं कि जो नलों का पानी है उसको बर्बाद मत होने दीजिए, अगर वो लीकेज है तो उसको ठीक करा लीजिए। और ये भी कहते हैं कि अन्न का आदर भी कीजिए। एक और मोदी का मिशन लाइफ, जिसने आज गुजरात में एक नई गति दी। एक वैश्विक सम्मेलन हुआ और इसमें यूएन के जो सचिव थे गुटरेस भी मौजूद थे। और दूसरी ओर दिवाली का धूम धड़ाका। अब लगता है इसे कोई मानता ही नहीं है। पटाखे छूटे और सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि साहब वो जो पटाखों पे बैन लगाई है आपने, इसको आप हटा दीजिए और इस पर तुरंत सुनवाई करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे भैया, हवा में लोगों को सांस लेने दीजिए, और उन्होंने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। वायु प्रदूषण उत्तर प्रदेश में भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां पर दिल्ली से ज्यादा खराब स्थिति है। मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हापुड़, ये है। और कानपुर भी उससे छूता नहीं है। कानपुर के जो नेहरू नगर है वहां पर जो वायु गुणवत्ता है 205 है। आईआईटी ने मार्च में एक रिपोर्ट दी थी और कहा था कि अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो वायु गुणवत्ता और खराब हो जाएगी। उन्होंने 3 कारण भी बताए थे। ये कहा था कि यहाँ पर जर्जर सड़कें हैं, भवन का निर्माण तेजी से हो रहा है, मेट्रो का निर्माण हो रहा है, और जिससे जो है लोगों का दम फूल रहा है। और ये भी कहा कि कोरोना के बाद सांस की बीमारियां बढ़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और यहां पर आपको एक और जानकारी दे दें कि वायु गुणवत्ता कमेटी की कल एक बैठक हुई जिसमें बड़ी चिंता व्यक्त की गई और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जारी कर दिया गया कुछ जिलों के लिए, जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि होटल रेस्टोरेंट में तंदूर नहीं जलने चाहिए, कार्बन नहीं होना चाहिए, सड़कों की सफाई होनी चाहिए, वहाँ पर पानी डाला जाना चाहिए, और कम से कम डिजिटल जनरेटर्स जो डीजल के हैं उनका प्रयोग होना चाहिए। दिल्ली में तो बाकायदे पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध लग गया है और उसके साथ में सरकार ने यह भी कहा है कि जो फोड़ेगा 200 रुपया जुर्माना होगा, और साथ में ये भी कह दिया कि 6 महीने की सजा भी होगी। तो स्थितियां ये हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा कि हरित पटाखे फोड़िए और धमाके वाले पटाखों पर भी रोक लगा दी है। कितना पालन होगा? हम क्यों नहीं पालन कर रहे हैं? हमें क्यों सावधानी बरतनी चाहिए और आखिर इस पर रोकथाम के लिए और क्या करना चाहिए, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं पीपीएन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी एक जाने माने पर्यावरणविद हैं और इस दिशा में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जमीनी काम किया है। जिस मिशन लाइफ की बात मोदी जी कर रहे हैं उस दिशा में भी उनके काम काफी तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और वो इस दिशा में कुछ अवार्ड भी जीत चुके हैं। मैं ऐसे पर्यावरणविद का मैं आपका अभिनंदन करता हूं अनूप जी, बहुत बहुत अभिनंदन। अनूप जी, ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं और ख़ास तौर से दीपावली का जो धूम धड़ाका है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत नमस्कार, आप सबको धन्यवाद।
दीपावली की पहले हार्दिक शुभकामनाएं। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और समीचीन है। पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया आजकल पर्यावरण असंतुलन का शिकार है, जलवायु असंतुलन का शिकार है, और इसमें ऐसी तमाम संक्रामक बीमारियों ने जन्म लिया जिसमें मानवता खतरे में है। ऐसे में दीपावली जो पर्व हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जहाँ प्रकाश पर्व है, लेकिन धीरे धीरे वक्त सा बाजार ने इस पर्व को भी अपने शिकंजे में कसा है, और शायद ये जो पटाखों का बाजार लंबे दौर से शुरू हुआ है, ये शायद उसी की परिणति का परिणाम है। ऐसे में हम सबको एक मानवता के खतरे से बचाने के लिए हम सबको सजग, संवेदनशील होना चाहिए। और इसलिए हम सब जो पटाखे की बात अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कही है कि हरित पटाखे की बात की है, तो ये निश्चित रूप स्वीकार करने का विषय। और समाज जब तक जागरूक नहीं होता, समाज जब तक संवेदनशील नहीं होता, तब तक शायद नियमों और कानूनों को ज़मीनी तौर पर लागू नहीं किया सकता। इसलिए हम सबको अपने अपने स्थान पर रह कर के न केवल न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करना है, बल्कि मानवता को बचाने के लिए भी हम सबको आगे आने होगा। और हरित पटाखों का प्रयोग यदि आवश्यक हो तभी करें, अन्यथा इसमें प्रकाश का पर्व है, ज्ञान का पर्व है, विजय का पर्व है, उसको मनाएं, बहुत धूमधाम से मनाएं। लेकिन पटाखों का प्रयोग या तो बिल्कुल ना करें, यदि आवश्यक ही होता है तो बिना आवाज़ का हरित पटाखे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक बात है। एक बात ये बताइए, लोगों की एक धारणा है, लोग कहते हैं कि जो हवा की गुणवत्ता है, जो हवा में जहरीलापन है, अब ये 2-3 दिन की दीपावली पर ही इतना ज़्यादा थोड़ी हो जाता है। अरे भाई 2-3 दिन की दीपावली आएगी, वो चला जाएगा। लेकिन सच बात तो ये है कि ये तो स्थायी रूप से है। तो दीपावली पर जो ये प्रतिबंध लगाया जाता है वो गलत है। वो तो कहते साल भर का त्यौहार है और इस त्यौहार में थोड़ा बहुत पटाखे फोड़ लेते, तो क्या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, समाज के बहुत बड़ा वर्ग इस बात को विश्वास करता है कि ये एक विशेष सामाजिक समूहों का पर्व है, बल्कि पर्व तो पूरे देश का पर्व है दीपोत्सव। और भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे उस संदर्भ में दीपोत्सव मनाया जाता है और उस परंपरा का हिस्सा है। मैं इससे सहमत हूँ और अधिकांश भारतवंशी से सहमत होंगे। लेकिन क्या शायद पटाखों की आवाज़ जो कि 100 डेसिबल ऑडिबल लिमिट है, उससे कई गुना ज़्यादा इन पटाखों की आवाज़ होती है। तमाम वृद्ध, तमाम बच्चे और तमाम जो तैयारी करने वाले, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे और तमाम ऐसे लोग जो बीमार हैं, उन सबको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम पटाखों को फोड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जैसा कह रहे हैं, मैं सहमत इस बात से कि ठीक है, लोगों पर मनाना चाहिए। पर्व मनाने का तरीका आत्मीयता के लिए, प्रेम के लिए, पारस्परिकता के लिए, सहयोग के लिए है। और उसको याद रखने के तरीके, मिठाइयाँ भी खा सकते हैं, प्रकाश भी कर सकते हैं, पटाखे चलाना अत्यंत आवश्यक नहीं है। लेकिन आप क्या ये मानते हैं कि अब ऐसे हालात पैदा हुए, क्योंकि पटाखों से एक तो आपने इसे कहा ध्वनि प्रदूषण बहुत बढ़ता है, जो हार्ट के मरीज हैं या जो अन्य गंभीर मरीज हैं उनको तो झटका लगता ही है, उनको तो धक्का लगता ही है। साथ में ये भी होता है कि जो ये कार्बन है जिस पर प्रधानमंत्री भी बराबर वो कर रहे हैं, वो जाकर के हमारे वायु प्रदूषण को पूरी तरीके से और बढ़ा रहा है तेजी के साथ में। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? जी, अभी जो आपने अपना प्रारंभ किया जब उद्बोधन, उसमें आपने चर्चा किया, बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन लाइफ की बात हो रही है। लाइफ मतलब लाइफ फॉर एनवायरमेंट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस की अध्यक्षता में जो केवड़िया में भी सम्मेलन हुआ, और ये सम्मेलन ग्लासगो में COP26 जो हुआ है 2021 में, उसकी निरंतरता में हो रहा है। और वहाँ पर बड़ी संवेदनशीलता से मोदी जी ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे हम बदलाव ला करके देश के पर्यावरण को बेहतर कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक खुशहाल ज़िंदगी दे सकते हैं, इस तरह के एक मंत्र है इस पूरी प्रक्रिया में। जैसे उदाहरण तौर पर उन्होंने कहा कि साहब, अगर आप 17 डिग्री और 18 डिग्री में जो लोग एसी चलाते हैं, उन सबको जानना चाहिए कितना अधिक कंजम्पशन वो बिजली का कर रहे हैं और उससे कितना अधिक प्रदूषण हो रहा है। मैंने जो एक गैस है, वो सर्दी ऐसी गैस हो रही है जो अल्ट्रावायलेट रेस के माध्यम से बाद में ओजोन की परत में छेद कर रही है। और जितने भी रेफ्रिजरेशन में जो गैसेस निकलती हैं वो सब बहुत खतरनाक हैं। तो उन्होंने कहा यदि एसी चलाना आवश्यक ही है तो आप 26 डिग्री 27 डिग्री पे एसी चला सकते हैं। ऐसी तमाम बातें आपने भी चर्चा किया थोड़ी देर पहले। तो वास्तव में लाइफ और एनवायरनमेंट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की गई कि यदि 8 बिलियन लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, उसमें से 1 बिलियन लोग यदि अपना व्यवहार इको फ्रेंडली कर लें, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कर लें,
जल जंगल जमीन जानवर की बात को अपने जहन में रखें कि उनकी सुरक्षा संरक्षा से ही शायद मानवता आगे बढ़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि कार्बन उत्सर्जन अपने आप लिमिट में आ जाएगा और जिसकी अपेक्षा माननीय मोदी जी कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, उस दिशा हम सब आगे बढ़ेंगे। एक अंतिम बात मैं से जोड़ दे रहा हूँ आपकी बात में, भारत देश में सदैव से रिसाइकिल, रिड्यूस और यूज की संस्कृति रही है। ये आज का हिस्सा नहीं है, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। पुनः हमको परंपराओं को लौटना होगा, तब फिर से हम एक खुशहाल भारत की कल्पना कर सकते हैं और हम सब एक अच्छे पर्यावरण में रह करके एक लंबी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन एक बात ये भी होती है कि जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि हमारा आज भी प्रधानमंत्री ने जलवायु को लेकर के बहुत सी चिंता व्यक्त की। हमारा जल भी प्रदूषित हो रहा है, वायु भी प्रदूषित हो रहा है और इसके बहुत से कारण हैं। तो ये तो है कि आपने जागरूक कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि मैंने आपको शुरुआत नहीं बताया कि उन्होंने सीधे कहा कि आप कपड़े के थैले इस्तेमाल करिए, गाड़ियों को बंद रखिए। उन्होंने एक जगह तो ये भी कह दिया कि आप जिम जाते हैं और मान लीजिए 2 किलोमीटर, 3 किलो, 5 किलोमीटर में भी ये जिम है, तो आप वहाँ पर साइकिल से जाइए, आप वहाँ पर किसी पैदल चले जाइए, किसी अन्य साधन से ले, लेकिन आप सीधे गाड़ी से जाते हैं और फिर उसी लौटते हैं, तो वो कहते हैं कि जो जिम आपने किया वो सब बिल्कुल व्यर्थ हो गया। दूसरा पानी की बात करते हैं और चौथा जो है वो अन्न के आदर की बात करते हैं। सवाल केवल ये ठीक है, लेकिन इनका जो है कोई भी प्रभाव जनता में नहीं दिखता है। इसका कारण आपने कभी देखा है कि आप तो समाजशास्त्री भी एक अच्छे हैं, ये क्यों नहीं प्रभाव दिखता? आदमी क्यों नहीं सोचता है कि ये हमारे चारों ओर जहर है, ये कीड़े हैं, डेंगू फैल जाएगा, मलेरिया हो रहा है, क्यों नहीं? ये कौन सी मानसिकता मनुष्य की होती है? जी, जैसा कि आपने बताया, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि देश में तमाम बुराइयां जो जन्म लेती हैं उनको वाहक कुछ लोग होते हैं, लेकिन परिवर्तन के वाहक जो होते हैं वो 5% लोग होते हैं। हमेशा दुनिया में देखा गया है परिवर्तन करने वाले लोग 5%, 7% लोग होते हैं जो अच्छी व्यवस्था चाहते हैं और उसके लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। मैं समझता हूँ कि सिर्फ कानूनों के बाध्यकरण से या कानूनों के आरोपित करने मास से अगर समाज बदलाव आता तो न जाने कब की तमाम बुराइयों का अंत हो गया होता, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, तमाम पर्दा प्रथा हो, ऐसी बीमारियां खत्म हो गई होती, लेकिन आज तक विद्यमान है। ऐसे मेरे जीवन के, हम सबके जीवन के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरण, जहां पर जिसकी सबक हम सबने कोरोना में सीखा कि सांसों की कीमत कितनी इंपॉर्टेंट है। एक एक सिलेंडर के सामने हमारे परिजन बिछड़ते रहे जब हमको ऑक्सीजन नहीं मिली, और वास्तव में इस प्रदूषण के बाद जो चादर और परत SPM लेवल जो डाउन होता है दिल्ली पे होती है, इसके कारण ही माननीय न्यायालय को आगे आना पड़ा PIL के माध्यम से भी, और ऐसे सुमोटो लेकर के उन्होंने कहा कि साहब ये पराली जलाने की बात हो चाहे पटाखा जलाने की बात हो, इस पर नियंत्रण करना ही होगा। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जिनके माध्यम से धूल निकलती है और सीधे फेफड़े में जाती है और लोग अचानक असमय मौत के शिकार होते हैं, उनको रोकने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। वास्तव में सर मुद्दा ये है कि बाजारी शक्तियां, मार्केट फोर्सेस इतना अधिक हमारे जीवन पे प्रभावित कर चुके हैं कि हम सही और गलत का निर्णय उनके चश्मे से लेते हैं। इसलिए देश की करीब 70% आबादी जो गाँव में रहती है हमारी, उस आबादी जो प्रकृति की सहचरी रही है, वो वही वास्तव इस प्रकृति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है, बना रखा है। शहरी जीवन के लोग जो ज्यादा शिक्षा और ज्ञान रखते हैं उनको इस पूरी मुहिम को उठाना पड़ेगा, एक जन आंदोलन करना पड़ेगा ताकि हमारी नदियां, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। लेकिन जैसे आंदोलन किया गया कई वर्ष पहले, जो है प्लास्टिक जो वन यूज था उस पर मोदी ने कहा, लेकिन उसके कार्यक्रम भी चले, लेकिन आपको लगता है क्या कारण है कि उस प्लास्टिक पर रोक नहीं लग पाई और आमजन जो है जुड़ नहीं पाया? बीच बीच में अभियान जरूर चले, कहीं कहीं चालान भी हो जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन हो नहीं पाता है। सर आपने बदलाव देखा होगा, मुझे बदलाव मैंने तो स्वयं महसूस भी किया है, हमारे आसपास दिखाई देता है जी। मैंने देखा कि बाजार में छापा डालने मात्र से बदलाव नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हमारे बच्चे जो नई पीढ़ी, पहली पीढ़ी है, वो शायद अपनी पिता माता को सबक देती है कि आपको कहाँ कूड़ा डालना है, कहाँ नहीं डालना है। 3-3 वर्ष के, 4-4 वर्ष के बच्चे मुख्य अतिथि को कहते हैं कि आपने यहाँ गलत तरीके से पानी की बोतल डाल दी, यहाँ नहीं डालना चाहिए। ये चीजें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनकलकेट कर रही हैं। आदरणीय मोदी जी का जो मिशन है, जो अटैचमेंट है, लोगों के साथ जो लगाव है, और उनके जैसे तमाम लोग जो देश और समाज बदलाव चाहते हैं, उनके इस सुमति
और सुकृत्यों को समाज की नई पीढ़ी स्वीकार कर रही है। और आज जो आपने कहा ना, सिंगल यूज प्लास्टिक की बात की आपने, झोले की बात की आपने, बाजार जाइए तो पन्नी में मत लाइए, तो मात्र रेट डालने से, कानून बनाने से बदलाव नहीं आएगा जब तक हम एक संस्कृति का पुनः इसका हिस्सा नहीं बनाते। और समाजीकरण की प्रक्रिया में अपने बच्चों को, माता पिता को बताना पड़ेगा, और न केवल बताना पड़ेगा बल्कि उसका आचरण का पालन भी करना पड़ेगा, तभी ये बदलाव सकारात्मक रूप से परिणत में बदलेगा। ठीक बा। क्या आपको लगता है कि ये जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है और जो बहुत बड़ी विषम स्थिति पैदा होती चली आ रही है, क्या अब इसके लिए सरकार को किसी कानून को भी बनाना पड़ेगा, और कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक ये स्थितियां विषम बनी रहेंगी? क्योंकि जो मिशन लाइफ ला रहे हैं, अब देखिए साल भर हो गया और मोदी जी ने कहा, अभी बहुत से लोगों को मिशन लाइफ के ही बारे में नहीं मालूम है। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरा आपसे कहना है, क्या अब इस दिशा में कुछ कानूनी शिकंजा होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि कानून की बाध्यता व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है जी। और सदियों से हमारा व्यवहार को यदि नियंत्रित न किया जाए तो हम सब पशुवत होते हैं। समाज की जंजीरें, परंपराओं, नीतियों और नियमों की जो है हमें नया मार्गदर्शन करती हैं, उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार होता है। कानून तो सख्त बनने ही चाहिए, पेनाल्टी भी बढ़ाई जानी चाहिए, और ऐसा नहीं कानून है नहीं। 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना हुआ है, जल संरक्षण अधिनियम बना हुआ है, मृदा संरक्षण अधिनियम बना है, वायु प्रदूषण अधिनियम बना हुआ है। अधिनियम तो बहुत साल पहले बने, करीब 36 वर्ष 38 वर्ष पहले कानून बन चुके हैं, और निरंतर नई नई प्रदूषण की चुनौतियों के लिए कानून बनते जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपसे कि कानून बनाने मात्र से बदलाव नहीं होगा। बदलाव उन लोगों के माध्यम से होगा जिनके जीवन को लोग अनुपालन करते हैं, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। ऐसे लोग जो जन नायक हैं, जो जन नेता हैं, जब वो कोई बात कहते हैं तो वो अपील बनती है, और वो अपील एक आंदोलन में परिवर्तित होती है, फिर समाज उसको स्वीकार करता है। ये बदलाव निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण दिशा में बढ़ चला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे अवलोकन में दिखाई देता है, जब पानी का नल आपका घर में सुबह 9 बजे छोड़कर कोई व्यक्ति ऑफिस जाने से छोड़ता है, और ये ड्रिजलिंग कर रहा है, ड्रॉप गिर रही है, जब आप शाम को 5 बजे अपने ऑफिस से घर पहुंचते हैं तो 17 लीटर पानी गंवा चुके होते हैं, एक बकेट पानी। इस पानी की कीमत कई बार मोदी जी ने अपने मन की बात में और तमाम विषयों पर रखी। मैंने स्वयं इस पर शोध कार्य किया है। बुंदेलखंड के लोगों, अलवर राजस्थान के लोगों और पहाड़ के लोगों को इसकी कीमत का अंदाजा है, एक बाल्टी पानी कितनी कीमत होती है। लेकिन इन महानगरों में रहने वाले लोग जो एक ही जगह 3000 परिवार रहते हैं और इतनी बड़ी समरसेबल बोरिंग कराते हैं, जो वक्त के साथ बहुत बड़ी विपदा को जन्म देने वाली है। इसलिए हम सबको सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और अपने आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना पड़ेगा कि यदि हमने पर्यावरण संरक्षण नहीं किया, यदि हमने वायु, जल, मृदा को बचाया नहीं, तो हमारी आने वाली संतति हर अपनी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलेगी। एक बात ये भी आपसे हमको जरा जानना है कि जैसे जो वायु प्रदूषण के और भी कारण हुए, तो खैर पटाखा है, इस पर रोक भी लग गई है, आपकी ने भी ये बात कही, लेकिन जैसे और कारण बताइए, जैसे कानपुर में जैसे जर्जर सड़कें हैं, जैसे भवन का निर्माण हो रहा है, जैसे मेट्रो का बड़े पैमाने पर, जिस पर IIT ने चेतावनी भी दी है, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि वास्तव में लोगों के दम फूलने लगे हैं और कोरोना के बाद सांस की बीमारियां भी बढ़ी हैं, ये बात उन्होंने कही है। इनका क्या हाल है? क्या इस पर जो नियम है, जैसे नगर निगम को जो कुछ करना चाहिए वो नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए? जी, मैं इस बात से सहमत हूँ जी। और ये विकास की यात्रा की जब भी चर्चा आप किसी मंच पे करते हैं, बात तय है कि जो पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज है विकास की, सहभागी संस्थाएं हैं, उनमें पारस्परिक समन्वय नहीं होता है, और इसके कारण कई बार जो पुल 3 वर्ष में बनना होता है, उसका जेस्टेशन पीरियड 6 वर्ष का हो जाता है। यानी वो निर्माण की गतिविधियां जो एक निश्चित समय पूरी होनी चाहिए थी, उसमें लागत भी बढ़ती है, प्रदूषण भी बढ़ता है, और परिणाम भी अच्छा नहीं आता है। तो निश्चित रूप से बात सही है कि जो पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज ऑफ डेवलपमेंट है, उनमें कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। यद्यपि भी सच है कि विकास और विनाश एक दूसरे के एक पहलू हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि विकास नहीं करना है, मेट्रो नहीं बनाना है, सड़कें नहीं बनानी है, पुल नहीं बनाने हैं, हमें बनाने हैं। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, टिकाऊ विकास की बात की जा रही है, धारणीय विकास की बात की जा रही है, कि एक ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी समाधान प्रस्तुत करे। एक ऐसा विकास की यात्रा करनी जिसमें इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना हो, यानी पर्यावरण भी संरक्षण रहे और विकास की गति भी आगे बढ़े। इसलिए SDG की बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो UN ने तय किए हैं। भारत ने इन तमाम अभी मानकों पर, नवीनतम मानकों में SDG में एक बेहतरी पाई है, बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन ये बात सही है, मार्केट फोर्सेस जो है उसमें आगे बढ़ रहे हैं, निर्माण की गति आगे बढ़ रही है,
प्रदूषण जरूर बढ़ेगा, लेकिन इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसको सरकार, पर्यावरण विभाग और समाज तीनों को मिलकर तय करना होगा। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं प्रकृति संरक्षण पर, पर्यावरण पर, दीपावली पर, कैसे हम अपने को वातावरण में स्वस्थ रखें। और इसी चर्चा में हम जानबूझ करके सबसे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं कानपुर पर, क्योंकि कानपुर कहते हैं कि गंदगी में अब निरंतर बढ़ता जा रहा है। हाँ, 8वें नंबर पर था, 28 नंबर पे आ गया। मैंने आप ये देखिए स्थितियां कैसे विकट हो रही हैं। यही हाल जो है हमारे यहाँ, जो यहाँ के वाहन हैं उन पर है। सड़कों की मैंने अभी चर्चा की थी IIT की रिपोर्ट के माध्यम से। अब कुल मिलाकर के, और जैसे जल प्रदूषण, गंगा को लेकर के नमामि गंगे की योजना शुरू है, लेकिन जब भी रिपोर्ट सुनिए तो वो रिपोर्ट बड़ी चिंताजनक वाली होती है कि नहीं नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। प्रोफेसर अनूप सिंह जी, कानपुर के बारे में आप क्या कहेंगे? कानपुर एक खूबसूरत शहर है, उद्योग का शहर रहा है, उद्यमिता का शहर रहा है, कौशल का शहर रहा है, चुनौतियों और आंदोलनों का शहर रहा है, पत्रकारिता का शहर रहा है। 1857 की क्रांति का जनक भी कानपुर रहा है। देश को आज़ादी दिलाने वालों का, बाशिंदाओं का शहर रहा है। इसलिए कानपुर एक खूबसूरत शहर है, उसकी ऐतिहासिकता है, उसकी एक नजातीयता है, उसकी एक खूबसूरती है। लेकिन जब नगरीकरण की प्रक्रिया में यहाँ जब कारखाने बसे और ये असंगठित क्षेत्र के लोग जब बसने लगे कारखानों के आसपास, तो ये नगरीकरण प्रक्रिया थोड़ी सी नियमित रूप से नहीं हुई, प्रॉपर नहीं हुई, जिसको हम कह सकते हैं प्लान्ड अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हुई। इस कारण से शहर के मध्य में आज जो रेलवे लाइन है वो आज मध्य में आ गई, कभी वो किनारे हुआ करती थी। गंगा जो कभी इस शहर की जीवनधारा थी, आज भी है। उस जीवनधारा में निश्चित रूप से हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं, कानपुरवासी, जिन्होंने उसको प्रदूषित करने का काम किया है। सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कानपुर शहर की इस ऐतिहासिकता को नया रूप मिला है। कभी ये लाल इमली, टैप कोट इनका शहर रहा है, जेके जूट मिल इनका शहर रहा है। कभी जब अमीरी की बात होती थी, जोगीलाल कमलापति एक जुमला की तरह इस्तेमाल किया जाता था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी समृद्ध शहर रहा होगा ये, इसका इतिहास आर्थिक रूप से। लेकिन आज वो सब कुछ वीरान हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस वीरानगी में भी नए उद्यम पैदा हुए, नए स्टार्टअप पैदा हुए, नए कौशल के केंद्र पैदा हुए और बड़ी जगह पर छोटे उद्यम पैदा हुए। आज उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है जहां से राजस्व सबसे ज्यादा जाता है। इसका मतलब क्या है? छोटे छोटे उद्यमों से भी शहर को समृद्ध किया जा रहा है। लेकिन बड़े बड़े तकनीकी प्रौद्योगिकी संस्थान कई विश्वविद्यालयों के होने के बावजूद भी, बड़े महाविद्यालयों के होने के बावजूद भी इस शहर में नगरीकरण प्रक्रिया नियमित नहीं हुई और सड़कों का और निर्माण का संजाल इतना अधिक विस्तृत हुआ कि हमारी गंगा के किनारे के इलाके को भी पाट दिया गया, जो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के हिसाब से गलत था। और जो टैनरीज हैं, चमड़ा शोधन की इकाइयां लगी हुई हैं, कितना अधिक हास्यास्पद है। वो इकाइयां पवित्र गंगा नदी के किनारे लगाई इसलिए गई थी ताकि शोधित जल, गंदे जल को गंगा में डाल दिया जाए। इसको मैंने अपने शोध अध्ययन में चर्चा की थी। एक जमाने में यहाँ 54 टैनरी थी, आज 29 टैनरी रह गई हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन आपको मैं एक विषय इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। तमाम टैनरीज में जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट चलाना चाहिए था, जिसके माध्यम से शोधित जल ही गंगा में जाता, जो आर्सेनिक लेड क्रोमियम चमड़ा शोधन उपयोग होता है वो उपयोग नहीं होता और एक अच्छा पानी गंगा में जाना चाहिए था। बजाय उसके कुछ लोगों ने इसका शॉर्ट कंपटीशन में, इस पैसे और बाजार की प्रतिस्पर्धा में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करके बल्कि बोरिंग सीधे सीधे भूमिगत जल में कर दी है और इसलिए ऐसी दुस्साध बीमारियां उन इलाकों में दिखाई देती हैं। कानपुर उसका शिकार हो रहा है और गंगा भी ना चाह के भी करा रही है। यद्यपि एक बड़ी ही प्रकाशमान बात है, बड़ी ही ये सुखद बात है कि गंगा को लेकर एक्शन प्लान बना है और प्लान ये बना है कि जो भी इकाइयां इसके आसपास बस रही हैं वो 25 मीटर दूर हटाई जाएंगी, एक ट्रेंच बनाई जाएगी और जो पानी होगा, गंदा पानी, वो उसमें डाला जाएगा, शोधित किया जाएगा और शोधित करके उससे जो कचरा निकलेगा
चाहे वो सिद्धनाथ मंदिर का फूल का हो या आनंदेश्वर मंदिर का फूल का हो, तमाम मंदिरों के फूल हैं, उन सब को एक रीयूज करके एक खाद बनाई जाएगी और खाद की सप्लाई किसानों को की जाएगी। और ये पानी जो केमिकली डिजॉल्व था, इसमें केमिकली डिजॉल्व नहीं जाएगा और शुद्ध पानी गंगा में प्रवाहित होगा, ताकि जलीय जीव भी जीवित रहेंगे, सब्जियां भी सुरक्षित रहेंगी और मानवता भी सुरक्षित रहेगी। ये एक सुखद संदेश है। लेकिन अगर यूँ देखा जाए तो यहाँ का जो वायु प्रदूषण है, अभी तो आप जल की प्रदूषण की बात कर रहे थे, मैं अभी बात करूंगा अभी, तो जो यहाँ का वायु प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा कोहराम वाला है। और अभी भी मैंने शुरुआत में बताया था कि किस तरीके से नेहरू नगर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और लगातार अभी जो ये धमाके होंगे दीपावली पे उससे और प्रदूषित हो जाएगा निश्चित रूप से। तो कानपुर को वायु प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए क्या किया जाए? पहले तो बड़ी बड़ी चिमनियां थी, सब कुछ था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आज तो विषम परिस्थितियां। तो ये जो वायु प्रदूषण है जिससे नाना प्रकार के हमारे रोग भी फैल रहे हैं, सांस में भी दिक्कतें आ रही हैं। कहते हैं कानपुर में दमा के सबसे ज्यादा मरीज हैं और वो यहीं के धूल धक्कड़ वगैरह के। तो इसका भी कोई निदान है, क्या करना चाहिए? जी, इस दिशा में पूरा देश सजग है। दिल्ली ने सबसे पहले प्रयास किया था, माननीय न्यायालय के आदेश पर। कानपुर को भी सजग होना पड़ेगा, क्योंकि हम सबके ऊपर एक ब्लॉट लगता है कि हम ऐसे शहर में रहते हैं जो गंदा शहर है। तो ये एक तरीके से हम सबकी अस्मिता पर भी प्रश्न है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमको तो सजग होना ही है, सरकार को पार्टिसिपेटिंग एजेंसी सजग होना है। जो विकास की तमाम निर्माणक संस्थाएं हैं शहर के अंदर, उनकी जो कार्यशैली है पहले तो उस पर लगाम लगनी चाहिए। आज गड्ढा खोदते हैं, 30 दिन बाद आके उसको बंद करते हैं जब तक कि उसकी कंप्लेंट नहीं होती। तो दूसरा, दक्षिण कानपुर का जो इलाका है, जी आपने जैसे चर्चा की, पहले चिमनियां थी और सब कुछ अच्छा था, बिल्कुल दो राय नहीं है, सच है। लेकिन आज आबादी बहुत अधिक, 60 लाख से ऊपर आबादी होती जा रही है। तमाम आसपास के छोटे शहरों नगरों के लोग हमारे शहर में आ गए हैं नौकरी के लिए, उद्योग के लिए। तो जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है तो ऑब्वियसली हमें प्रदूषण भी ज्यादा झेलना पड़ता है। और क्या हमने उन चाहे वो स्थान हो, रहन सहन के स्थान हो, क्या मैंने ऐसा बनाया, हम सबने बनाया जहाँ पर हम स्वस्थ जीवन जी सकें? इस पर विचार करने की बात है। इसलिए पहला काम तो ये करना चाहिए कि जो ट्रक हमारे शहर से गुजरते हैं उनके लिए एक आउटरिंग बनानी पड़ेगी। शहर के बाहर बुंदेलखंड से आने वाले जो ट्रक हैं बाहर जाएं, लखनऊ से आने वाले शहर के अंदर ना प्रवेश करें। इससे भी आप अनुभव करेंगे कि शहर के अंदर आपकी जो वायु की गुणवत्ता है बेहतर हुई है। और दूसरी बात, हमारी रिहायश कैसी है, क्या हम एक छोटी सी जगह पर 20 लोग रहते हैं या 10 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं? इस तरह भी प्रदूषण का असर पड़ता है। और तीसरी बात वो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमें अपनी संस्कृति में सुधार लाना पड़ेगा। कि हम जब मोदी जी आह्वान कर रहे हैं कि भाई डीजल का प्रयोग नहीं करना है, पेट्रोल का इस तरह प्रयोग नहीं करना है, हाइड्रोजन प्रयोग करना है, तो क्या हम चूल्हे या ऐसे प्रयोग कर रहे हैं क्या? आउटस्कर्ट जितनी कानपुर की, वहां पर मुझे ध्यान आ रहा है कि तमाम ऐसी बस्तियां जो मजदूरों की बस्तियां हैं, मैं ऐसा नहीं कहता मजदूर हमारे अभिनंदन का विषय है, हमारा अभिनंदनीय समूह है, इनके निर्माण की नींव पर सब तैयार होता है। लेकिन उनको भी हम सब, यदि संभव हो सकता है तो एलपीजी के छोटे सिलेंडर प्रोवाइड करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। हाँ, वहाँ पर तो कोयले का प्रयोग हो रहा है, कहीं किसी अन्य चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, निश्चित रूप। तो ये तो वायु प्रदूषण की एक समस्या रही। दूसरी चीज़, जल की प्रदूषण की मैं बात करूँ कि गंगा का जो एक्शन प्लान हुआ, ये भी कहा जाता है कि सीसामऊ नाला 123 वर्षों बाद बंद किया गया, लेकिन कभी कभी उसमें भी उफान आ जाती है। फिर जो ये नमामि गंगे की जो स्कीम बनी है वो भी उतनी प्रभावी नहीं दिखती है। कभी ये होता है कि यहाँ पर 36 नाले गिर रहे थे, अभी भी बड़े बड़े नाले बाकायदे गिर रहे हैं। ठीक है, सीसामऊ बंद हो गया, लेकिन वो जब विशेष परिस्थितियाँ होती तो वो भी उफना जाता है। तो ये, इसके बारे में आपने कोई अध्ययन किया? जी, मैं इस पर विशेष बात रखना चाहूंगा जी। एक 1960 में प्रोफेसर डीएन मजुमदार नाम के समाज वैज्ञानिक मानव शास्त्री ने किताब लिखी थी, द सोशल कंटूर्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिटी कानपुर। मेरे पास वो किताब, मैंने उसका स्वयं अध्ययन किया है। वो किताब आज के तमाम जो नॉमेनक्लेचर हैं मोहल्लों के, वो नॉमेनक्लेचर नहीं थे। जो आज लाजपत नगर है, कभी वो नारायणपुरवा होकर करता था, जो आज अशोक नगर हो, कभी घसियारी मंडी हुआ करती थी। ऐसे तमाम मोहल्लों की चर्चा उसमें मिलती है। यहाँ तक कि जो चौक है वहाँ चर्चा मिलती है कि जो वर्तमान पुराना चौक था, यानी 1960 में ही नालों के ऊपर मकान बना दिए जा चुके थे। और जो आज कैनाल रोड है वो सिर्फ रोड हो रह गई, कैनाल समाप्त हो गई। ये खूबसूरत शहर था कि नहर के माध्यम से खूबसूरती भी है,
भूमिगत जल का स्तर भी बेहतर रह रहा है और पशु पक्षी और आसपास रहने वाले निवासियों के लिए जल की व्यवस्था भी है। ये निश्चित रूप से हमने नगरीकरण प्रक्रिया में समाप्त किया है। हमारी बाईं तरफ जो हमारा पश्चिम का इलाका है, वहाँ पांडु नदी प्रवाहित होती थी। वो पांडु नदी भी हमारे जीवन धारा का काम करती थी पश्चिम रहने वाले रिहायशी लोगों के लिए। और आपको ताज्जुब होगा इस बात को जान करके कि जो ये अपनी पनकी पावर हाउस प्लांट है, आज भले ही ये पावर हाउस होगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक यहाँ से जो राख निकलती थी, उस राख ने उस नदी को नाला बना दिया और उस वजह से हम सबको ही नहीं बल्कि जो हमारे पास जलीय जीव रहते हैं और जीव जंतु रहते हैं उन सबको भी महरूम कर दिया पानी प्राप्त करने से। और इसलिए हमारी निर्भरता गंगा पर हो गई। और गंगा पर निर्भरता होने के कारण जब गंगा शहर में प्रवाहित होती है, उसके पहले तमाम पेपर मिल के पानी को अपने अंदर लेकर के आती है। तो हम पीछे से आने वाली गंदगी को साफ करने के लिए प्रयास गंगा बैराज से सिद्धार्थ मंदिर तक तो कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे प्रयास भी लंबे करने होंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं आपको इसमें कि सकारात्मक प्लान बना हुआ है। अभी जैसे आनंदेश्वर का कॉरिडोर बन गया है, ऐसे ही पर्यावरण मंत्रालय ने एक प्लान ऑफ एक्शन में दिया, गंगा को लेकर दिया है। और वो जैसे इंप्लीमेंट होगा, आप निश्चित रूप से मानेंगे कि हमारा पर्यावरणीय संतुलन भी ठीक होगा, हमारा प्रदूषित जल का स्तर भी कम होगा और गंगा पुनः समृद्ध गंगा बनेगी, एक जीवनधारा कानपुर के लिए बनेगी। ठीक बात है। दूसरी चीज एक मैं भी आपसे जानना चाहता हूं कि एक जब कल ही वायु जो है गुणवत्ता कमेटी की बैठक हुई तो उसमें चिंता व्यक्त की गई और ये कहा गया कि अब जो है ग्रेडेड रिस्पांस का दूसरा चरण लागू कर दिया जाए, जिसमें मैंने आपसे चर्चा में कहा था कि होटलों में, रेस्टोरेंट में जो है किसी तरीके का कोयला न जलाया जाए, जो रोटियां सेकी जाती हैं उस तरीके से न सेकी जाएं। और ये भी सीधे सीधे तौर पर कहा गया कि सड़कों की सफाई की जाए, दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाए। और जैसा अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, जिसकी मैंने भी कहा था कि डीजल इंजन का भी कम से कम प्रयोग किया जाए। और जैसा एसी की बात अभी आपने की थी, जैसा मोदी जी ने भी की, मेरा आपसे कहना है कि इसके अलावा और आपका क्या सुझाव है, कौन सा और भी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में जोड़ा जाए जिससे कि हम ये वर्तमान चुनौतियां हैं उनका सामना कर सकें? जी देखिए, पर्यावरणीय चुनौतियां जो भी सामने है, चाहे वो कानपुर की हो या पूरे देश की हो, उनका निदान का एकमात्र उपाय है और वो उपाय है समाज को संवेदनशील करना, समाज को सजग करना, समाज को जागरूक करना और समाज को इस महती आवश्यकता के बारे में बताना कि अगर बिजली का बल्ब अनावश्यक जल रहा है, उसकी उपयोगिता नहीं है, तो हम अपने बच्चों को ही सिखाना पड़ेगा कि बल्ब उसको बंद करना सीखें। यदि उपयोगिता नहीं है, अनुपयोगी रूप से जल रहा है, हमारे घर का बंद किए जाने बल्ब किसी अंधेरे की झोपड़ी में रोशनी करने वाला है, इस तरीके भाव उनके जागृत करना पड़ेगा, तो उत्सर्जन भी कम होगा, उपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। ऐसा दूसरी बात, न केवल हम अपनी विचारों में, आदतों में, परंपराओं को जो भूल गए हैं, जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, वायु संरक्षण, मृदा संरक्षण, ये सब हमारे लिए ईश्वर का रूप क्यों बनाए गए? क्योंकि धर्म जो है वो विज्ञान का जन्म धर्म से ही हुआ है और धर्म के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया गया था डरा करके, लेकिन विज्ञान जो है वो इन्फोर्समेंट करता है कानून के माध्यम से। तो हमको दोनों तरीके संतुलित पैराडाइम लाना पड़ेगा भारतीय समाज को पर्यावरणीय संतुलन के लिए। और एक पैराडाइम होगा, हमें परंपराओं को लौटना होगा, जिन परंपराओं में हम प्रकृति को सहचरी मानते रहे, प्राकृतिक उपादानों को अपना ईश्वर मानते रहे और उनको करने से पहले यदि शाम को 6 बज गया है और तुलसी की पत्ती हमें चाहिए तो हम क्षमा मांग करके तुलसी की पत्ती तोड़ते थे। ये भाव हमारे बच्चों में जब जागृत हो जाएगा तो हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, न कि उनका क्षरण करेंगे। हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं आगे बढ़ेंगे, बल्कि उन सबको अपने जीवन का अविभाज्य हिस्सा मानेंगे, ये मानते हुए कि एक तितली और एक चींटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण जितना मैं स्वयं, क्योंकि इकोलॉजिकल साइकिल हम सबसे मिलकर बनता है। एक बात। दूसरा पक्ष मैंने कहा कि एक संतुलित पैराडाइम चाहिए। सरकार को कानून भी सख्त करने होंगे। सरकार कुछ चुनौतियां समाप्त करने के लिए युवाओं को आगे लाना पड़ेगा, युवाओं के माध्यम से इस आंदोलन को मुखरता देनी पड़ेगी। और वो दिन दूर नहीं आने वाले समय में हम निश्चित रूप से, बाजार अपना काम कर रहा है लेकिन बाजार भी सरकार के नियंत्रण में है, इसलिए कानून ऐसे सख्त बनाया जाए, बाजार ऐसी उपादान समाज सामने प्रस्तुत करे जो इको फ्रेंडली हो। लेकिन मैं आपसे अभी आप कानून की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि तत्काल प्रभाव से ऐसा कौन सा कानून अब बना दिया जाए, क्योंकि जैसे दिल्ली में पटाखा फोड़ने में उनका 200 रुपये जुर्माना और 6 महीने की सजा, तो हम खैर दिल्ली की बात पटाखों की न करें, हम
कुल मिला के वायु प्रदूषण की बात है, जल प्रदूषण या जलवायु के संरक्षण की, प्रकृति के संरक्षण, तो ऐसा आप क्या अभी तत्काल क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हालात तो बड़े भयावह हैं, तो इनसे निपटने के लिए तत्काल ऐसा क्या कानून बनाया जाए, क्या ऐसे उसमें सजा का प्रावधान किया जाए जिससे कि जनमानस को राहत मिल सके? देखिए, मैं कुछ यूनिफाइड लॉ बनाने की बात नहीं करता स्टेट लेवल पर, क्योंकि कानून जो होते हैं वो दो तरीके होते हैं, या तो केंद्रीय कानून होते हैं या कभी कभी स्टेट लॉज भी बनते हैं, और सेंट्रल जो लॉज होते हैं वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट लागू होते हैं स्टेट के ऊपर भी। मैं इससे भी इतर तीसरी बात कहता हूँ, कानून स्थानीय स्तर पर बनाया जाए, जैसी समस्या और उसकी गंभीरता है उसके अनुरूप कानून बनाया जाए। मान लीजिए जहां पर बहुत कुछ है, इंदौर अच्छा शहर है तो वहां इतने अधिक सख्त कानून की नहीं आवश्यकता है, लेकिन जहां आवश्यकता है समाज को जागरूक करने के लिए नहीं मान रहे हैं, तो स्थानीय स्तर पर सख्त कानून, सख्त पेनाल्टी लगाई जाए ताकि उनका आचरण अपने आप ही नियंत्रित हो सके, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक बात है। और इसी तरीके का आप कानून चाहते हैं या ऐसी तरीके की व्यवस्था जल प्रदूषण के रूप में भी मानते हैं आप? जी बिल्कुल, जल पुलिस बनाई गई है जल प्रदूषण के लिए। तमाम लोग जो गंगा में प्रवाहित करते थे, देखिए ऐसा है, परंपराएं भी वक्त के साथ कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य को खो देती हैं। एक दौर में जब अपने बच्चे की बलाई लेने के लिए माताएं उसके ऊपर से सिक्का उठा गंगा में डालती थी, मानती थी बला मेरी ये गंगा जी ने ले ली, मेरा पुत्र सुखी और संपन्न रहेगा। लेकिन वो दौर था जब वो तांबे का सिक्का हुआ करता था, और तांबा जो शोधक धातु है जो जल को शोधित करती। आज जो गीलेट का सिक्का है, निकिल कोबाल्ट है, जो कि कैंसर रोगी है, कैंसर बढ़ाता है, उस सिक्के को भी लोग डाल रहे हैं। तो परंपराएं जब अपने उद्देश्य को खो देती हैं तो जनमानस को शिक्षित कर करके फिर से शोधित परंपराओं की तरफ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आप मान चलिए लिटरेसी रेट भारत का उतना कम है कि अगर हमको मैक्सिमम लोगों को जागरूक करना है तो कानून का दबाव, परंपराओं का लगाव और समाज की जागरूकता, इस तरीके नेतृत्व विकसित करना पड़ेगा, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। ठीक बात। दूसरी चीज एक हमको ये भी जरा थोड़ा सा आप समझा दीजिए कि हमको साक्षर बनाना है, हमको सारी परिस्थितियों को, कानून को भी लागू करना है, क्या अब जरूरत इस बात की है कि इसको पाठ्यक्रम में, आप तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और हालांकि कुछ ना कुछ पर्यावरण है लेकिन वो ऐसा प्रभावी नहीं है, क्या आप चाहते हैं कि प्राइमरी शिक्षा से ही व्यवहारिक पाठ्यक्रम ऐसा जोड़ दिया जाए जिससे कि बच्चों को एक नई दिशा मिलती रहे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया सर आपने इसमें। वैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विगत 2 दशक पहले लगभग पर्यावरण एक विषय के रूप में लिया गया, हाँ। विश्वविद्यालय स्तर पर लागू हुआ, लेकिन ये सिर्फ खानापूरी हुई, औपचारिकता हुई, और विद्यार्थियों ने परीक्षा पास करने के लिए पर्यावरण का पेपर लिया और पास हो गए। लेकिन जो मंशा थी माननीय न्यायालय की कि पर्यावरण उनके जीवन का हिस्सा बने, वो ऐसा संभव नहीं हुआ। लेकिन मैंने बताया आपको, तमाम समाज विज्ञान के विषय, मैंने स्वयं समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम के स्टेट लेवल का कोऑर्डिनेटर होने के नाते अपने सोशियोलॉजी में एक पेपर लॉन्च किया, उसका नाम था सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और वहां पर मैं न केवल भारतीय जो ट्रेडिशनल इंडियन विजडम है, पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रकृति के लिए रहा है, हमारे जो वैदिक वांग्मय साहित्य हैं, पुराण है, उपनिषद हैं, गीता है, महाभारत है, रामायण है, उन सब में पर्यावरण संरक्षण बड़ी डिस्कस हुआ है, विवेचन मिला है। एक एक उपादान जो प्रकृति का दिया जिससे हमारा जीवन चलता है, वो सब हमारे लिए पूज्य है, उसका संरक्षण करना ही चाहिए, ऐसी चर्चा मिलती है। इसलिए हमारा ये मानना है कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को यद्यपि पढ़ाया जा रहा है, उनको कहानियों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से, पहले आपको यह ध्यान में होगा, शुरू में आओ करके सीखें ऐसे हुआ करता था विज्ञान, तो इस तरीके से उनको छोटी छोटी चीजें सिखाई जानी चाहिए। और प्रारंभिक स्तर पर तो नई शिक्षा नीति लागू हो गई देश में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद 3 साल से लेकर के और जब तक वो विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करे, तब तक विभिन्न चरणों पर पाठ्यक्रम को कठिन करते हुए और उसका व्यवहारिक उपयोगिता को प्रदर्शित करते पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया ही जाना चाहिए। यह तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक बात है जी, बहुत अच्छी बात। अब आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि ये जो पर्यावरण का माहौल है वो जनमानस से या सरकार से आप क्या कोई अपील करना चाहेंगे? जी, मैं ये चाहता हूँ कि पूरा देश और समाज एक जन आंदोलन रूप में ले, पर्यावरण संतुलित रहेगा तभी मानवता का कल्याण होगा, मानवता खतरे से बचेगी। यदि हमें आने वाली संतति को खुशहाल जीवन देना है, समृद्ध सुखी भारत देना है, श्रेष्ठ भारत देना है, तो निश्चित रूप से हम सबको जल, जंगल, जमीन, जानवर और उसके साथ जन जोड़ करके इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, और एक आंदोलन बना पड़ेगा कि कैसे ये सब चीज़ सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य
और उसकी सुरक्षा इसी पर निर्भर करती है। तो आप सब आगे आएं, आप पत्रकार, मीडिया पर्सन्स, बुद्धिजीवी, नेता, वकील और तमाम युवा जिनके पास नया विजन है, नए सपने, नई कल्पनाएं हैं, वो सब इसके साथ जुड़ें और देश में पर्यावरण सुरक्षा का एक बड़ा आंदोलन बने। यही हमारी अपेक्षा है, शुभकांक्षाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी अनमोल जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति की और भविष्य के लिए एक चेतावनी भी दी नई पीढ़ी के लिए, और कहा कि इसको ऐसे नहीं, मात्र कानून से काम नहीं चलेगा, एक जन आंदोलन की जरूरत है। और वो जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, जब तक लोगों में ये बात नहीं पहुंचेगी कि प्रकृति का संरक्षण हमारे लिए कितना जरूरी है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित हैं और इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हमारी राज्य सरकारें कदम बढ़ा रही हैं, उनमें और संबल की जरूरत है, और जरूरत है हमारे और आपके सहयोग की। तो दीपावली मनाइए, बड़े खुशियों के साथ मनाइए, लेकिन जरा पटाखों की धूमधाम से बचिए, और ये जो जहर घुल रहा है हवा में, उसको भी रोकिए। देखते रहिए विचार मंथन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।